नमस्ते बच्चों। आज हम जिस क्वेश्चन को लेने वाले हैं वो है उत्पादन के कोई दो साधन लिखिए। बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सिर्फ एक छोटे से सेक्शन के रूप में नहीं पढ़ेंगे बल्कि डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये समझते हैं कि उत्पादन के साधन होते क्या है। उसके बाद हम उत्पादन के पांचों साधनों के नाम समझेंगे और फिर उनकी डिटेल डेफिनेशन भी समझेंगे। उसमें से जिन दो साधनों को आप सबसे अच्छे से समझ में आए, आप एग्जाम में उन दो साधनों के बारे में लिख सकते हैं। तो समझते हैं उत्पादन के साधन क्या होते हैं। तो बच्चों, उत्पादन के साधन जिन्हें उत्पादन के उपादान भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है, जब भी कोई वस्तु बनाई जाती है, तो उस वस्तु को बनाने से या उस वस्तु का निर्माण करने से वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है और उसी उपयोगिता में वृद्धि करने में जो भी साधन सहायता करते हैं, उन्हीं वस्तुओं को हम उत्पादन के साधन कहते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक खेत है, उस खेत में हम किसान हल चलाता है, मिट्टी को ऊपर नीचे करता है, साथ में बीज डालता है, बीज डाल के वो उसमें सिंचाई करता है, सिंचाई करने के साथ वो अपने श्रमिकों को, अपने सभी संसाधनों को इकट्ठा करता है और फिर उसमें खेती करता है और खेती में वो पैसा लगाता है। हो सकता है कि उसका जो फसल है वो अच्छी हो तो उसे लाभ होगा, हो सकता है उसकी फसल खराब हो जाए तो उसे हानि भी हो सकती है। तो यही सारी वस्तुएं जो किसी वस्तु के जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में सहायता करते हैं, वे उत्पादन के साधन या उत्पादन के उपादान कहलाते हैं, जो उस वस्तु की उपयोगिता बढ़ाते हैं, उस वस्तु की उपयोगिता बढ़ाते हैं। ये थी डेफिनेशन। अब हम समझते हैं उत्पादन के साधन कितने होते हैं। तो बच्चों, उत्पादन के 5 साधन होते हैं। उत्पादन के 5 उपादान हैं या उत्पादन के 5 साधन हैं। पहला साधन है भूमि, लैंड। दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, चौथा है संगठन और पांचवा है साहस। ध्यान रखना, भूमि के बदले में जो संसाधन देने वाला है उसे भूमि के बदले में रेंट यानी किराया मिलता है, जिसे हम लगान भी बोलते हैं। ठीक। जो श्रम करता है उसे मजदूरी मिलती है, ये पैसे के माध्यम से रिटर्न है। जो पूंजी लगाता है उसे ब्याज प्राप्त होता है। जो संगठन करता है उस व्यक्ति को रिटर्न में कुछ गेन होता है, कुछ लाभ का हिस्सा दिया जाता है। और साहसी जो होता है वो प्रॉफिट या लाभ अर्जित करता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ध्यान रखना, जो व्यक्ति साहसी है वही संगठन का कार्य करता है, तो दोनों का जो रिटर्न है, दोनों को जो बदले में मिलता है उसे एक ही नाम से जाना जाता है। हमारा पहला उत्पादन का साधन है भूमि। हमारा पहला उत्पादन का साधन है भूमि। भूमि क्या है बेटा? भूमि से आशय सिर्फ जमीन के ऊपरी भाग से नहीं होता है। ये बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है। भूमि वास्तव में ऊपरी हिस्सा नहीं है। जो हमको मिट्टी दिखती है वो नहीं होती है। भूमि वास्तव में सभी प्राकृतिक उत्पाद है जो बिना मूल्य के हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? प्रकृति से हमें बहुत सारे उपहार मिले हैं। जैसे हमें प्रकृति से नदियाँ मिली है, समुद्र मिला है, हमें भूमि जो हम मिट्टी जिसमें अनाज बोते हैं वो मिली है, खनिज पदार्थ मिले हैं, हमें धूप मिली है, वायु मिली है, इत्यादि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से उपहार के रूप में मिली है, जो हमें वातावरण से प्राप्त होती है, भूमि के गर्भ से प्राप्त होती है। इन्हीं सबको हम मिलाकर भूमि कहते हैं। यही एक पूरा ग्रुप क्या कहलाता है बच्चों? भूमि। ठीक। हमारा दूसरा उत्पादन का साधन है श्रम। हमारा दूसरा उत्पादन का साधन है श्रम।
श्रम क्या होता है? श्रम जो व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से करता है और उसके बदले में कुछ धन अर्जित करता है। बातें दोनों ध्यान रखना, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता भी है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाएं शामिल है, दोनों प्रकार के प्रयत्न शामिल है, लेकिन इन क्रियाओं के बदले में उसको प्रतिफल मिलना चाहिए। प्रतिफल अर्थात धन। श्रम के लिए मजदूरी मिलती है, वेतन मिलता है ना? ये धन के रूप में हो सकता है या प्रतिफल किसी वस्तु के रूप में भी हो सकता है, जिसे हम धन में माप सके, जिसकी कुछ मुद्रा में कीमत हो। तो इसी चीज को हम श्रम कहते हैं। तो धन एक विशिष्ट मानव प्रयत्न है जिसमें माफ कीजिएगा, श्रम एक विशिष्ट मानव प्रयत्न है जिसमें धन का उपार्जन किया जाता है। अर्थात किसी तरह की मानसिक और शारीरिक मेहनत इसमें व्यक्ति करता है, जिसे हम श्रम कहते हैं। हमारा तीसरा साधन है पूंजी। पूंजी क्या होती है बेटा? वे समस्त वस्तुएं, धन और संपत्ति जिसका प्रयोग धन उत्पन्न करने में किया जाता है, उसे हम पूंजी कहते हैं। देखो, जैसे अगर मान लो हम ये पेन बनाने की फैक्ट्री खोलते हैं, तो इसमें हम क्या क्या लगा रहे हैं? हम इसमें जमीन लगा रहे हैं, एक बिल्डिंग खड़ी करी होगी, हमने एक कमरा लिया होगा किराए पे, या हमने कुछ मशीनें लगाई होंगी, कुछ कच्चा माल लगाया होगा। इन सभी को मिलाकर हम जब बोलते हैं कि हमने कोई संपत्ति प्रयोग की, हमने कोई वस्तु या धन का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु, अर्थात इस एग्जाम्पल में इस पेन का क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। तो जितनी भी वस्तुएं, धन और संपत्ति हम इस उत्पादन में यूज करेंगे, उसे हम पूंजी कहेंगे। जैसे यंत्र, कच्चा माल, खेत के केस में हमारा ट्रैक्टर हो सकता है, हल हो सकता है, बैल हो सकते हैं, यही हमारी पूंजी मानी जाएगी। हमारा चौथा उत्पादन का जो साधन होता है, वो होता है संगठन। ठीक है, संगठन क्या होता है बेटा? उत्पादन के साधनों की को अपेक्षित अनुपात में जुटाकर न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के प्रयास को संगठन कहते हैं। देखिए, उत्पादन के कितने साधन हैं संगठन को छोड़कर? हमारे पास है भूमि, हमारे पास है पूंजी, हमारे पास है श्रम, हमारे पास है कच्चा माल, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन्हीं सबको जितनी जितनी जरूरत है, जितनी मात्रा में हमको इनकी आवश्यकता है, इसी आवश्यकता के आधार पर जब हम इन साधनों को उत्पादन कार्य में लगाते हैं, और जो तरीका हम अपनाते हैं कि कितना लगाना है हमको कच्चा माल, कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, किस प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होगी, यही सारी चीजों को इकट्ठा करके काम में लगाना आनुपातिक रूप से, इसे ही हम संगठन कहते हैं। जो व्यक्ति संगठन का कार्य करता है, उसे हम संगठक या प्रबंधक कहते हैं। और हमारा आखिरी जो उत्पादन का साधन है, वो है साहस, उद्यम, जिसे इंग्लिश में एंटरप्राइज कहते हैं। साहस या उद्यम किसे कहते हैं? किसी उद्योग या व्यापार में लाभ हानि की जोखिम को वहन करने का कार्य करने वाला व्यक्ति साहसी या उद्यमी कहलाता है। देखो, हमने आज खेती का एग्जाम्पल लिया था, तो जो किसान है वो क्या कर रहा है? वो साहस कर रहा है। वो खेती में पहले बीज के लिए पैसा लगाता है, खेत तैयार करने में पैसा लगाता है, फिर अगर मानसून अच्छा हुआ या पास सिंचाई में पैसा लगाता है, और अगर मान लो फिर भी फसल किसी कारण से खराब हो गई, तो सारा हानि भी वहन करता है। साथ ही अगर लाभ हुआ तो उस लाभ को भी स्वयं ही वो क्या करता है? एंजॉय करता है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? साहस बोलते हैं। और वो व्यक्ति साहसी या उद्यमी कहलाता है। तो ये हमारे 5 क्या हैं बेटा? ये हमारे 5 उत्पादन के साधन हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन और पांचवा साहस। आपको प्रश्न में किन्हीं 2 या 3 उत्पादन के साधनों के बारे में ही पूछा जाता है। आपको पूरी परिभाषा अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ भूमि, श्रम या पूंजी के बारे में लिखकर अपना उत्तर दे सकते हैं। कई बार प्रश्न में उत्पादन के साधन किसे कहते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी परिभाषा भी बताई गई है। आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, वो है ह्रासमान पैमाना किसे कहते हैं?
या रासमान पैमाने के प्रतिफल से क्या आशय है? सबसे पहले समझ लें हम कि ये पैमाना होता क्या है। पैमाने का अर्थ होता है स्केल। पैमाने का अर्थ होता है स्केल, अर्थात किस तरह से, किन अवस्थाओं में हमें किस स्केल पे किसी चीज का रिटर्न अर्थात प्रतिसाद मिलता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ के उत्पादन करने के दौरान उसमें बहुत सारे अ, उत्पादन के साधनों को लगाते हैं और फिर आशा करते हैं कि हमको एक निश्चित अनुपात में क्या प्राप्त होगा बेटा, रिटर्न यानी प्रतिफल प्राप्त होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम उत्पादन के साधन लगाते हैं मान लो 15% और हमको उत्पादन ज़्यादा मिला 25%, अर्थात बढ़ता हुआ उत्पादन मिला। अब मान लो हमने उत्पादन के साधन 15% फिर से लगाए, लेकिन अब उत्पादन के साधनों से मिलने वाला प्रतिशत क्या हो गया, प्रतिफल का प्रतिशत कम हो गया, जिसे हम घटता पैमाना कहते हैं। तो ये कुछ पैमाने हैं, ये कुछ स्केल है जिसके माध्यम से हमको पता चलता है कि हम कितने साधनों का उत्पादन में प्रयोग कर रहे हैं और उनके प्रयोग करने से हमें कितनी मात्रा में वापस प्रतिफल के रूप में वो उत्पाद से इनकम या आय अर्जित हो रही है। तो पैमाने का प्रतिफल किसे कहते हैं? उत्पादन के साधनों में आनुपातिक परिवर्तन करने पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। ध्यान रखना, पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती है। पहला, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, दूसरा पैमाने का घटता प्रतिफल और तीसरा पैमाने का स्थिर प्रतिफल। तीनों दशाएं कैसे आती हैं? पहले बढ़ता हुआ प्रतिफल प्राप्त होगा, फिर प्रतिफल स्थिर हो जाएगा और एक समय के बाद वह प्रतिफल घटने लगेगा। तो पहले नंबर पे ये आएगा, ये दूसरा और ये तीसरे नंबर का रहेगा। हम इसमें से आज जो समझ रहे हैं वो है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल या पैमाने का घटता प्रतिफल। हमारा प्रश्न पिछले साल के प्रश्न पत्र में यही आया था 2 नंबर में कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को समझाइए। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को पैमाने का घटता प्रतिफल भी कहा जाता है, जहां डिमिनिश होता है, कमी होती है, या डिक्रीज होता है यानी कमी होती है। क्या होता है बेटा कि मान लीजिए कि हम उत्पादन के साधनों में वृद्धि कर रहे हैं 20%। समझ लेते हैं एक उदाहरण से। जैसे मान लो कि हम ये पेन बनाने की फैक्ट्री में 10 मजदूरों को अभी हम लगा रहे थे। हमने 2 मजदूरों की वृद्धि कर दी। 10 मजदूरों का 20% होता है, 2 मजदूर अधिक लगा दिए। अब 2 मजदूर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उत्पादन भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हमारा उत्पादन उस दर से नहीं बढ़ा जिस दर से बढ़ना चाहिए था। ठीक है, मान लो 10 मजदूर मिलकर 200 पेन बना रहे थे। अब हमने क्या करा, ज़्यादा 2 मजदूर और बढ़ा दिए, तो उस हिसाब से हमारा 40 पेन और बढ़ना चाहिए था, लेकिन वास्तव में हमारा जो उत्पादन बढ़ा वो 40 न बढ़कर 30 ही बढ़ा। तो क्या हुआ, जिस दर से हमने श्रमिकों की संख्या बढ़ाई उस दर से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा, और जब उत्पादन नहीं बढ़ा तो इसी को हम घटती हुई दर का प्रतिफल का पैमाना कहते हैं। घटते हुए प्रतिफल का पैमाना कहते हैं। उदाहरण, ये तो परिभाषा क्या हो सकती है कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। यही पैमाना घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल का पैमाना कहलाता है। हमने 20% की वृद्धि उत्पादन के साधनों में की, लेकिन उत्पादन में सिर्फ 15% की वृद्धि हुई, तो यही हमारा घटते प्रतिफल का पैमाना होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न होगा सामान्य लाभ किसे कहते हैं? हमारा क्वेश्चन है नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ किसे कहते हैं? ये सामान्य लाभ हमारे वैसा ही है जैसा हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, पर यहाँ अर्थशास्त्र की भाषा में हम इसको समझते हैं। सामान्य लाभ क्या है? जब कोई कंपनी कुल लागत और कुल राजस्व, जब कोई किसी कंपनी में उसकी कुल लागत और कुल राजस्व बराबर हो तब सामान्य लाभ होता है। यहाँ कुल लागत मतलब हमने उत्पादन करने में कितनी लागत लगाई और कुल राजस्व अर्थात उस
सामान को बेचकर, उस वस्तु को बेचकर हमने कितनी आय अर्जित की है, इससे है। और जब ये दोनों बराबर होते हैं तब हम सामान्य लाभ कहते हैं। इसे हम एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला? कुल लागत बराबर कुल राजस्व। जब ये स्थिति होती है तब हमारा सामान्य लाभ होता है। तो क्या कह सकते हैं डेफिनेशन में कि जब किसी कंपनी या उद्योग को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जरूरी लाभ, ठीक है, किसी उद्योग में, उद्योग एक बड़ा शब्द है जिसमें बहुत सारी कंपनियां आती है, तो जब कोई कंपनी उद्योग में बनी रहे कि वो सरवाइव कर पाए, वो बंद ना हो, तो उसे न्यूनतम लाभ अर्जित करना जरूरी होता है, जिसे हम सामान्य लाभ कहते हैं। सामान्य लाभ में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले तो वास्तव में होने वाला स्पष्ट लाभ, यानी जो लाभ हमें दिखाई दे रहा है, अंतर्निहित लागत और अगले सर्वोत्तम विकल्प की अवसर लागत। हम अगले किसी वीडियो में अवसर लागत के ऊपर भी बात जरूर करेंगे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र, इस साल आप ये पढ़ भी रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र की वह शाखा, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं। हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल विनियोग, कुल उपभोग इसमें शामिल होते हैं। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति का उपभोग, इसकी बात करते हैं, लेकिन देश में मौजूद जितनी जनसंख्या है, जब हम सभी व्यक्तियों की आय, सभी व्यक्तियों के व्यय, सभी व्यक्तियों की बचत, सभी व्यक्तियों के विनियोग और उपभोग को जोड़ेंगे और उससे कुल उपभोग, कुल विनियोग, कुल बचत और कुल राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो इसे ही हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। परिभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करके, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों, वो है आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? आर्थिक एजेंट, आर्थिक एजेंट को आर्थिक इकाई भी कहा जाता है। आर्थिक एजेंट को आर्थिक इकाई भी कहा जाता है। इसमें उन व्यक्तियों और संस्थाओं को शामिल करते हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, उन व्यक्तियों और संस्थाओं को शामिल करते हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। जैसे आप स्वयं भी एक आर्थिक एजेंट हैं या एक आर्थिक इकाई हैं। आप जब घर से निकलते हैं तो आपकी जेब में कुछ पैसा होता है, उस पैसे को आप किस तरीके से खर्च करेंगे, इसका निर्णय आप स्वयं लेते हैं। उस पैसे को खर्च करने का निर्णय आप स्वयं लेते हैं। आपको किन वस्तुओं की आवश्यकता है, किन वस्तुओं की निकट भविष्य में ज़रूरत हो सकती है, कम है, तो जिन वस्तुओं की ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें खरीदने के लिए आप पहले पैसा खर्च करेंगे, और जिन वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है या जिन वस्तुओं को के उपयोग को हम कुछ समय तक टाल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं बेटा, हम एक आर्थिक एजेंट के रूप में काम करते हैं जो अर्थव्यवस्था में ये निर्णय लेता है कि हम अर्थ यानी हमारे धन और संपत्ति को किस तरह से खर्च करेंगे। ये उपभोक्ता हो सकते हैं, ये उत्पादक भी हो सकते हैं। उदाहरण है ये दोनों कि उपभोक्ता वो हो सकते हैं, वे उपभोक्ता आर्थिक एजेंट हो सकते हैं जो निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है। साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी आर्थिक एजेंट है। क्यों आर्थिक एजेंट है? क्योंकि वो ये निर्णय लेते हैं कि हमें कितना उत्पादन करना है, हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, किस समय उत्पादन करना है, कौन हमारे खरीदार होंगे, उस आधार पर वो निर्णय लेते हैं। और साथ में हम इसमें क्या बात कर सकते हैं, यहाँ हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, खरीद फरोख्त, पूंजी बाजार को प्रभावित करने वाले कोई भी व्यक्ति जो इन चीज़ों को प्रभावित करे और इनके संदर्भ में निर्णय ले, ये व्यक्ति हो सकते हैं, संस्थाएं हो सकती हैं, सरकार हो सकती है। ध्यान रखना, यहाँ
व्यक्ति भी एजेंट है, यहाँ सरकार भी एजेंट है, यहाँ कोई फर्म, कोई संस्था, सभी क्या हैं, एजेंट की तरह काम करते हैं। ये सभी आर्थिक इकाई हैं क्योंकि ये सभी निर्णय लेने का काम करते हैं। जो आर्थिक निर्णय होते हैं उनके बारे में निर्णय लेते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें।